जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरे स्टूडेंट लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास 12th। और क्लास 12th में हम स्टार्ट करेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे क्लास 12th में बहुत अच्छा खासा वेटेज रखती है। और आपको पता चल ही गया होगा कि एक पूरी बुक जो है वो डेडिकेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो 33 टू 35 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए होता है। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और लेक्चर बाय लेक्चर पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, इसलिए कुछ नंबर ऑफ वीडियोस यहाँ पे उसके ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हम नहीं बनाएंगे। हम बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि पढ़ने में बोरियत ना हो। जस्ट लाइक 30-35 मिनट्स के हमारे वीडियो रहेंगे और उन्हीं वीडियो से हम लगभग सभी कुछ कवर कर लेंगे, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, पूरा एनसीईआरटी, और साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हमारी एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। पहला लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का आज हम लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो हेलो एल्केन बेसिकली होता ही क्या है, या हेलो एरीन्स बेसिकली होता ही क्या है। तो अगर हम हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात करें तो जब किसी भी एल्केन को अगर एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करें और उसकी जगह हेलोजन को अटैच करें, हेलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, तो उस कंपाउंड को नाम दिया जाता है हेलो एल्केन। क्या कहा जाता है बच्चों से? हेलो एल्केन। जो उसका जनरल नाम होता है वो जनरल नाम होता है एल्काइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन जो है वो उसका आईयूपीएसी नेम है और एल्काइल हैलाइड उसका जनरल नेम है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें कि सपोज हमारे पास है इथेन C2H6। इस इथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह अगर क्लोरीन लगा दें, नाउ इट बिकम्स C2H5Cl, जिसे कहा जाएगा हेलो मीन्स क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ क्लोरीन के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन लाइक एस क्लोरो। और एल्केन, तो दो कार्बन का जो एल्केन है उसे इथेन कहा जाता है, तो इट्स आईयूपीएसी नेम विल बी व्हाट? क्लोरो इथेन। जनरल नाम की बात करें तो दो कार्बन का एल्काइल इज नोन एज इथाइल, और क्लोरीन एज ए हेलाइड जो है क्लोराइड लिखा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इथाइल क्लोराइड। तो जब भी किसी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हेलोजन लगाया जाए, देन दिस एल्केन विल बी टर्म्ड एज एन हेलो एल्केन, और इसे जनरली क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह हम एक हेलोजन लगा दें, जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा रहे हैं, देन जनरली इट इज नोन एज हेलोअरीन। उसे क्या कहा जाता है? हेलोअरीन कहा जाता है। और इसका जो नेम होगा, द नेम विल बी द ब्रोमोबेंजीन। क्या कहा जाएगा इसे? ब्रोमोबेंजीन। तो व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप इट बिकम्स एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। और जब हम एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से हटा दें देन इट बिकम्स द हेलोअरीन। उसे क्या कहा जाता है? हेलोअरीन, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन। नोट कीजिए इसे।
अब बेसिकली हेलो एल्केन्स हैं क्या? तो हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम या एटम्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, whereas haloarine contains halogen atom to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम क्लोरोमीथेन को अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्लोरोमीथेन इज लाइक दिस, कि कार्बन, एक कार्बन अटैच्ड विद द क्लोरीन हैविंग अ 3 हाइड्रोजन। तो चूंकि यहाँ पे सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड हैं, तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। इसका मतलब हेलो एल्केन जो है, दिस हेलो एल्केन इज हैविंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर विल बी 25% और p कैरेक्टर जो होगा वो कितना होगा 75% बाय द केमिकल बॉन्डिंग। बट इन द केस ऑफ benzene ring, as we know that benzene ring carbon is sp2 hybridized carbon, तो हेलोएरिन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, और sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर विल बी 33.33% एंड p कैरेक्टर विल बी 66.66%। तो जो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें दिख रहा है वो क्या है, एक में sp3 है, एक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको याद रखेंगे, काफी क्वेश्चंस में काम आएगा कि हेलो एल्केन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, बट इन द हेलोरीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो एनसीईआरटी का पहला पेज है वहां पे इन हेलो एल्केन और हेलोएरिन्स के कुछ यूजेस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहला यूज क्या है, चलिए समझते हैं कि क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, नाम है उसका क्लोरमफेनिकॉल। ये कंपाउंड है क्लोरमफेनिकॉल, जो क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है वो कैसे वर्कआउट करता है बच्चों? वो वर्क करता है एज एन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो क्लोरमफेनिकॉल एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है जो किसके लिए यूज होता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। सेकेंड की बात करें, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन। हमारी बॉडी में एक आयोडीन प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू? जो एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन होता है। अगर इस आयोडीन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो एक डिसीज हो जाता है जिसे कहा जाता है ग्वाइटर। उसमें गले में बड़ी बड़ी गिठान टाइप हो जाता है और उसी को क्या कहा जाता है? ग्वाइटर। तो वो होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। देन सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, क्लोरोक्विन। थर्ड कंपाउंड कौन सा है? क्लोरोक्विन। यूज होता है इन अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस क्लोरोक्विन का जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हेलोथेन, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्रग ड्यूरिंग सर्जरी। जब सर्जरी होती है तो जो भी पेशेंट होता है उसको बेहोश किया जाता है, तो बेहोश करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हेलोथेन का यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट पेज पे 4 इंपॉर्टेंट यूज लिखे हुए हैं एनसीईआरटी का, जो पहला ही पेज है चैप्टर का। तो यहाँ से भी एज अ जनरल नॉलेज भी हमें पता होना चाहिए और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है। तो इट इज द डेली यूज ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज है, जैसे डीडीटी पाउडर आपने नाम सुना होगा, इंसेक्टिसाइड होता है, चींटियां मारने में काम आता है। फ्रेयॉन आपने नाम सुना होगा, एज अ कूलेंट काम करता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। क्लोरोफॉर्म आपने नाम सुना होगा, बेहोश करने में पहले इसी का यूज किया जाता था, बट ये किडनी को डैमेज करता था इसलिए इसको बंद किया गया। आयोडोफॉर्म आपने नाम सुना होगा, जिसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, जो एंटीसेप्टिक के जैसे काम करता है। आपने देखा होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो जो घाव होता है, वुंड होता है, उसके ऊपर पट्टी लगाते टाइम एक ब्राउन कलर का जेल लगाया जाता है जिससे वो पट्टी पीली पीली हो जाती है।
तो वो पूरा जो जेल है वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है, आयोडीन अल्कोहल का मिक्सचर है। तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है आयोडोफॉर्म। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। बढ़े आगे, कर लिया नोट? चलिए, अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बच्चों, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि किसी कंपाउंड में जितने हेलोजन एटम होंगे उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। अगर हमारे कंपाउंड में सिंगल हेलोजन है तो उसे मोनो हेलो कंपाउंड कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है एक। अगर दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं या दो हेलोजन जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, डाई हेलो कंपाउंड कहलाएगा। अगर तीन जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो कहलाएगा। अच्छा, ये एक कार्बन पे भी हो सकते हैं, अलग अलग पे भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो कहलाएगा। इसी तरह से जितने नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ते जाएंगे वो क्या कहलाएगा, उस हिसाब का हेलाइट कहलाएगा। एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा एंड सो ऑन। लिखा है दिस में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। जितने उनके स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ हेलोजन्स होंगे वो क्या कहलाएगा, उनका नंबर ऑफ हेलोजन के हिसाब से मोनो, डाई, ट्राई कहलाएगा। क्लियर है? तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नेक्स्ट बढ़े, यहां से इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन शुरू होता है। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, तो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है देन इट इज नोन एज हेलो एल्केन। तो उसे क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब चूंकि एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बनेगा, CnH2n+1, और इससे हेलोजन कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, X लिख दें। अब ये फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बच्चों कार्बन होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्या मीनिंग होता है इनका, कि कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है, अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे 1 डिग्री हेलाइट कहा जाएगा। कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हेलाइट। कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है, अगर वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहा जाएगा, 2 डिग्री हेलाइट। और कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो अगर 3 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहला जाएगा, 3 डिग्री हेलाइट। तो हेलो एल्केन क्या होगा, कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बट नंबर ऑफ कार्बन अगर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन से जुड़े हैं तो उसके बेसिस पे क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे टर्शरी हेलाइट कहा जाता है। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। क्लियर है? अगला आता है एलाइलिक हेलाइड। क्या नाम है बच्चों, एलाइलिक हेलाइड। इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड में पूछा हुआ है। एमपी बोर्ड की बात करें चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, दोनों बोर्ड में ये पूछा जाता है कि एलाइलिक हेलाइड क्या होता है। तो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, कि कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, बट उसका जो पड़ोसी कार्बन है, अगर पड़ोसी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, मतलब क्या हुआ,
sp3 कार्बन फॉलोड बाय sp2 कार्बन। कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो तो सारे सिंगल बॉन्ड में sp3 बना रहा है और उसका पड़ोसी sp2 बना रहा है, तो ऐसे हेलोजन को एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। तो बच्चों एलाइलिक का मतलब क्या हुआ? एलाइलिक का मतलब हुआ sp3 कार्बन फॉलोड बाय sp2, sp3 कार्बन फॉलोड बाय sp2। अगर हेलोजन है तो हैलाइड हो जाएगा, अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ पे OH लगा देते तो क्या बोलते हैं उसे? एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक का मतलब क्या होता है? sp3 कार्बन फॉलोड बाय sp2। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल ओपन चेन में ही हो सकता है, ये क्लोज चेन में भी हो सकता है। जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम हेलोजन लगा दें तो देखो ये वाला कार्बन, ये कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? sp3 हो गया। बट उसका जो नेबर कार्बन है वो कैसा है? sp2। तो sp3 फॉलोड बाय sp2 है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एलाइलिक हैलाइड। ये भी ये क्या कहलाएगा? ये भी एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अब ये भी क्या हो सकते हैं? मोनो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेलोजन पे। तो मेन चीज क्या है? एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब क्या होता है? sp3 कार्बन फॉलोड बाय sp2 कार्बन। ठीक है, नोट कीजिए। अगला आता है बच्चों बेंजाइलिक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए इसके लिए पहले एक पूरा सीक्वेंस समझ लेते हैं कि बेंजीन रिंग पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे टॉलुइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉलुइन। इस टॉलुइन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये जो मिथाइल था इसकी एक वैलेंसी बच गई, तो इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? बेंजाइल। नॉर्मली हम सोचते हैं कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल बनेगा, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाएगा तो बेंजाइल बन जाएगा। पर नहीं, अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो आफ्टर रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन रिंग इट बिकम्स फिनाइल। ये क्या बनता है? फिनाइल बनता है। तो बेंजाइल कब बनता है? जब टॉलुइन में से जो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो ये क्या बनता है? बेंजाइल। अगर आपने यहाँ पे हेलोजन लगाया तो बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा, वो एल्कोहल OH लगा दिया तो बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। फिर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन और हटा दिया जाए तो इट बिकम्स बेंजल। और यहां से अगर टॉलुइन के सारे हाइड्रोजन कार्बन मिथाइल ग्रुप से हटा दिए जाएं तो आफ्टर रिमूविंग ऑल द हाइड्रोजन इट बिकम्स बेंजो। तो टॉलुइन, टॉलुइन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो बेंजाइल, में से एक हाइड्रोजन हटाया तो बेंजल, और उसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बेंजो। ठीक है, क्लियर है? बीच बीच में हमें देखना भी पड़ता है क्योंकि सारा सेटअप हम ही लगा के बैठे हैं, तो कहीं बंद तो नहीं हो गया है कैमरा, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। नोट किया बच्चों? ठीक है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बोरिंग होती है, कुछ बताओ ना उसको करने के लिए। देखो बेटा, हम जब पढ़ते थे ना तो क्या होता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता था कि ये बड़ी बेवफा होती है। बेवफा सर, अरे अपने को नहीं पढ़ना है वफा बेवफा के चक्कर में अभी, तो अभी केवल केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है कि ये बड़ी बेवफा होती है, जितनी जल्दी ये याद होती है ये उतनी जल्दी साफ हो जाती है। तो इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि रिपीटेड रिवीजन। आप जितना इसको रिकॉल करोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, उतना चीज़ें आपको याद रहेगी, क्योंकि यहाँ याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो स्पीड, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अगला आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है
अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देन दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो हेलोजन है इट इज नोन एज विनाइल हैलाइड। उसे क्या कहा जाता है? विनाइल हैलाइड कहा जाता है। कि कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हो वो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है सीधे, तो उसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहा जाता है, और यही कार्बन को हम क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर लें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो जैसे ये कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगाया और इसी कार्बन पे अगर हम हेलोजन जोड़ लें, तो ये कार्बन भी क्या कहलाए, ये हेलोजन भी क्या कहलाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज विनाइल हैलाइड। तो वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो उस हेलोजन को, उस हैलाइड को क्या कहा जाता है? विनाइल हैलाइड कहा जाता है। यही चीज साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हो सकती है कि ये कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इस कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, और इसी से हमने क्या जोड़ दिया? हेलोजन। तो ये वाला हैलाइड जो है वो क्या कहलाएगा? विनाइल हैलाइड कहा जाएगा। अगर यहाँ पे हेलोजन की जगह एल्कोहल ग्रुप होता तो विनाइल एल्कोहल हो जाता। तो विनाइल ग्रुप क्या होता है कि जब भी sp2 कंटेनिंग कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है किससे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, तो उसे विनाइल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विनाइल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली कैटेगरी इसमें आती है एराइल हैलाइड की। अब एराइल हैलाइड जो है वो स्पेशली डिजाइन किया हुआ है फॉर एरोमेटिक कार्बन, और एरोमेटिक कार्बन में आपको पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है, वो है बेंजीन रिंग। इसके अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सिर्फ बेंजीन रिंग पढ़ना है। तो अगर हेलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग में भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है? sp2। बट चूंकि अब हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एरोमेटिक हैलाइड, या इसे ही कहा जाता है हेलोअरीन। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलोअरीन, तो हेलोअरीन का मतलब जब हम बेंजीन कंटेनिंग हेलोजन के बारे में बात करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हेलोअरीन। तो विनाइल और इसमें डिफरेंस क्या है? विनाइल में भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, बट ये सारे नॉन एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड है, ये एरोमेटिक नहीं है। पर अगर एरोमेटिक हेलोजन, एरोमेटिक कंपाउंड से हेलोजन जुड़ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? हेलोअरीन कहा जाता है। इट इज नोन एज द हेलोअरीन। तो यहाँ पे हेलोअरीन का मतलब हमें सिर्फ इतना याद रखना है क्लास 12 में कि बेंजीन रिंग अगर आ जाएगी तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और उससे अगर हेलोजन जुड़ेगा तो उसे क्या कहा जाता है? हेलोअरीन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस है, जिसमें पहला जेम डाइहैलाइड, या उसे कहा जाता है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। अब जेम डाइहैलाइड क्या होता है? कि जब एक ही कार्बन से दो सेम हेलोजन जुड़ जाएं, एक ही कार्बन से जब सेम हेलोजन जुड़ जाएं, तो इन्हें जेम डाइहैलाइड कहा जाता है। ये दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें और एमपी बोर्ड की बात करें, दोनों केस में ये पूछा गया है कि जेम डाइहैलाइड का, जेमिनल कार्बन का मतलब क्या होता है? कि जब एक कार्बन से दो सेम हेलोजन अगर जुड़े हैं, तो इट इज नोन एज जेम डाइहैलाइड। उसे क्या कहा जाता है? जेम डाइहैलाइड। कंडीशन ये है कि कार्बन एटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Halogen atoms are further classified as geminal halides or gem dihalides when both the halogen atoms are present on the same carbon atom of the chain. कंडीशन ये है कि दोनों हेलोजन सेम होने चाहिए। अगर यहाँ Cl और यहाँ Br है तो वो जेमिनल हैलाइड नहीं कहा जाएगा। सेम हेलोजन अगर है तो उसे क्या कहा जाएगा? जेम डाइहैलाइड्स। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अगला स्पेशल केस आता है विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या कहा जाता है उसे? विसिनल डाइहैलाइड। कि जब दो एडजेसेंट कार्बन, जो अड़ोसी पड़ोसी वाले कार्बन है,
इन दोनों अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे अगर सेम हेलोजन जुड़ते हैं तो इट इज नोन एज विसिनल डायहेलाइड। क्या कहा जाता है उसे? विसिनल डायहेलाइड्स कहा जाता है। दे आर नोन एज विसिनल डायहेलाइड्स। क्लियर है? तो एक कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जेम डायहेलाइड। बट अगर दो पड़ोसी कार्बन पे एक जैसे हेलोजन जुड़े हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विसिनल डायहेलाइड्स। इट इज नोन एज विसिनल डायहेलाइड। क्लियर है? इसको याद रखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका एक और नाम क्या है? एल्काइलिन डायहेलाइड। एक बार सीबीएसई ने कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा है ना, उसने विसिनल नहीं बोला और बोला एल्काइलिन डायहेलाइड क्या होता है। तो एल्काइलिन डायहेलाइड का मतलब दो कार्बन अड़ोसी पड़ोसी और उनपे सेम हेलोजन अगर जुड़े हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विसिनल डायहेलाइड्स। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए अगला है IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीज। तो बच्चों IUPAC नेम लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप सारे याद होने चाहिए, उनके प्रीफिक्स और उनके सफिक्स आपको याद होना चाहिए जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए। नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि बिना फंक्शनल ग्रुप को जाने IUPAC नेम नहीं बनाए जा सकते। अब IUPAC नेम बनाने के लिए एक जनरल जो ट्रिक है उसको याद रखें कि कैसे क्या करना है, मतलब नंबरिंग कहाँ से क्या करनी है, कुछ प्रायोरिटीज होती हैं तो किस तरीके से नेमिंग बनाया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है बच्चों फंक्शनल ग्रुप की। कि अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में नंबरिंग स्टार्ट वहीं से होती है, मिनिमम नंबर उन्हें ही मिलता है ना। तो अब अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए, ब्रांच भी आ जाए, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में किसको दिया जाता है? फंक्शनल ग्रुप को दिया जाता है। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो प्रायोरिटी होती है वो होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी पे लिखा जाता है मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट रूल हर बार लगेगा जरूरी नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिस चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप है वही पेरेंट चेन बनेगी, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो। सिमिलरली मल्टीपल बॉन्ड अगर कहीं प्रेजेंट है और वो लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको बना के ही हमें क्या करना पड़ेगा? चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन तीसरे नंबर पे आता है नंबर ऑफ कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल का जो प्रायोरिटी है वो थर्ड नंबर पे है, नंबर ऑफ कार्बन। और सबसे लास्ट में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में कौन कौन से ग्रुप दिख सकते हैं आपको? एल्काइल दिख सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। नाइट्रो ग्रुप आपको ब्रांच में दिख सकता है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या है? हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एल्कॉक्सी ग्रुप, ईथर वाला ग्रुप जो है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ऐसे सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हमें सबसे लास्ट प्रायोरिटी में किसको रखना है? इन सब्स्टिट्यूएंट्स को रखना है। तो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, दे आर टू बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना इसको दिमाग में बिठाए हम IUPAC नेमिंग नहीं बना सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन और देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल रूल क्या होता है लिखने का? इनका नेम कहा जाता है इन्हें हेलो एल्केन। मतलब हेलोजन को पहले लिखना है और पहले तभी लिखा जाता है जब वो सब्स्टिट्यूएंट काम करता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है? हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट भी हो और सारे इन कंडीशंस को फुलफिल भी कर रही हो। तो देखते हैं हम, ये एक कार्बन,
ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। तो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे हम देखें, ब्रांच इधर से चले तो इधर दूसरे कार्बन पे है, और यहां से चले तो 1 2 3 4 चौथे पे है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है। ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है। तो अभी हमने देखा कि प्रायोरिटी ऑर्डर किसका बड़ा है, मल्टीपल बॉन्ड का। तो मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ऑर्डर बड़ा है, तो नंबरिंग वहां से होगी जहां पे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो अगर हम नंबरिंग यहां से करें तो 1 2 और 3, डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और अगर यहां से करें तो 1 और 2। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब हम देख पा रहे हैं कि केवल चौथे पे ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 4 ब्रोमो। 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट, और डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है तो क्या लिखा जाएगा, 2 इन। तो नाम क्या बना इसका, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। व्हाट इज इट्स नेम, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अच्छा, चेन कैसे सिलेक्ट की हमने, जहां से डबल बॉन्ड पास में था। तो डबल बॉन्ड इस तरफ से पास में था, इसलिए हमने नंबरिंग यहां से ऐसे की। यहां से अगर चलते तो डबल बॉन्ड को थर्ड मिल जाता, 1 2 और 3। तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, इसलिए हमने नंबरिंग कहां से किया है, यहां से किया है। इस वाले में देखते हैं, यहां तो हमें दिख ही रहा है, पहले कार्बन बना लें। ये फर्स्ट कार्बन, ये 2 कार्बन, थर्ड और ये 4। तो दिख ही रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहीं से हो जाएगी। तो ये 1 2 3 और 4। अब आप देखो, एक ब्रांच हमें थर्ड नंबर पे दिख रही है, एक ब्रांच हमें सेकंड पे दिख रही है। सेकंड पे नाम है मिथाइल। कार्बन जब ब्रांच में आता है तो उसे मिथाइल कहा जाता है, और हेलोजन है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का बी और मिथाइल का एम। अब अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जो अल्फाबेट पहले आता है उसका नाम पहले, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में। तो ब्रोमीन का बी पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, इसलिए जो इसका नाम बनेगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो ब्यूट, और पहले पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 1 इन। यहां पे डैश आएगा, ब्यूट 1 इन। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो मिथाइल सेकंड पे था, ब्रोमीन थर्ड पे था, पर अल्फाबेटिकल में ब्रोमो पहले, मिथाइल बाद में। तो नाम क्या बना, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। 4 कार्बन की पेरेंट चेन तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, आया समझ में। अगला देखते हैं, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए खुद से कोशिश कीजिए पहले सॉल्व करने की, कहां से नंबरिंग होगी। तो सबसे पहले तो हम चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो टोटल कार्बन तो 5 है। अब नंबरिंग यहां से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे लेके आए, तो हमें देखना है कि डबल बॉन्ड को नंबर कहां से मिल रहा है। तो देखें यहां से, ये 1 2, डबल बॉन्ड को इधर से ऊपर से चले तो सेकंड मिल रहा है। नीचे से देखें कहां से मिल रहा है, 1 और 2 और 3। तो यहां से 1 2 और 3, इधर से कहां मिल रहा है 3, इधर से कहां मिल रहा है 2। तो यहां से ऊपर से ही चलेंगे 1 2 3 4 और 5। फिर क्या हो जाएगा, 2 ब्रांचेस दिख रही हैं, एक मिथाइल और एक ब्रोमीन। तो नाम क्या बन जाएगा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और सेकंड पे इन है इसलिए 2 इन।
तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, हम चेन सिलेक्ट करते हैं। तो चेन सिलेक्ट करते हैं, तो 1 2 3 और 4, कितने कार्बन की चेन दिख रही है हमें, 4 कार्बन की। ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। तो 1 2 3 4। अब नंबरिंग कहाँ से हो, तो सर आपने कहा कि नंबरिंग वहां से हो जहां से डबल बॉन्ड पास में होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग दोनों तरफ से करके देख लेते हैं। यहां से करें तो ये 1, ये 2, मतलब डबल बॉन्ड को नंबर कौन सा मिला यहाँ पे, सेकंड। अगर इधर से करें तो 1 और 2, तो यहां से भी डबल बॉन्ड को नंबर कौन सा मिल रहा है, सेकंड। तो चाहे ऊपर से नंबरिंग करें चाहे नीचे से नंबरिंग करें, डबल बॉन्ड को दोनों केस में नंबर कौन सा मिल रहा है, सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब डबल बॉन्ड का तो रोल ही खत्म हो गया, वो इधर से काउंट हो रहा है या इधर से काउंट हो रहा है, दोनों में उसका नंबर 2 ही है। तो फिर क्या करें, अब ये देखो कि जो ब्रांच है वो पास में कहां से है, तो यहां ब्रांच कौन सी है, मिथाइल और ब्रोमीन, ये दो ब्रांच है। तो यहां से चलें तो 1 2 3 ब्रांच कहां आ रही है, तीसरे पे, पर यहां देखें तो ब्रांच कहां आ रही है, पहले पे। तो नंबरिंग कहां से होगी, अब नीचे से नंबरिंग होने वाली है। तो ये होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 3 और ये वाला कार्बन कहलाएगा नंबर 4। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट और सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो इन। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे डबल बॉन्ड को नंबर कहां से मिनिमम मिल रहा है। तो सारे केस में डबल बॉन्ड को अलग अलग नंबर मिल रहे थे, पर यहां क्या हुआ, डबल बॉन्ड की नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, दोनों ही केस में उसको नंबर सेम मिल रहा है। तो जब डबल बॉन्ड को नंबर सेम मिलता है तो फिर ये देखो कि ब्रांच पास में कहां से है, तो ब्रांच पास में कहां थी, यहां से, इसलिए हमने क्या किया, यहां से नंबरिंग किया। तो क्या बन गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे यही उलझन है कि नंबरिंग कहाँ से होगी। तो चूंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, इसलिए आप प्रायोरिटी में ब्रांच को रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को रखेंगे, और जहां सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा वहां से नंबरिंग की जाएगी। क्लियर है, आया समझ में, बढ़े आगे। चलिए, अब आता है कि आपको नेम दे दिए और नेम से क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ये कंपैरेटिवली आसान है, नेम से स्ट्रक्चर बनाना कंपैरेटिवली आसान है। कैसे बनाते हैं सर, तो नेम में सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, तो सर लिखा हुआ है यहाँ पेंटेन। पेंट का मतलब कितना होता है, 5। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो पेंटेन का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ये जोड़ दिए। फिर क्या लिखा हुआ है, 2 क्लोरो। अब इसको 1 मान लो तो ये 2 हो जाएगा, इसको 1 मान लो तो ये 2 हो जाएगा, आपकी जहां से इच्छा हो वहां से मान लो, मैंने इधर से मान लिया। तो 2 क्लोरो मतलब सेकंड कार्बन पे किसको लगा दिया, क्लोरीन को लगा दिया। फिर क्या लिखा है, 3 मिथाइल। तो अगर ये सेकंड है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड, और इस पे क्या लगाना है, मिथाइल, तो मिथाइल को हमने लिख दिया, बस ये स्ट्रक्चर बन गया। तो नाम क्या हो गया इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, नंबरिंग में ये सेकंड वाला तो क्लोरीन, थर्ड वाला तो मिथाइल। क्लियर है, ये बड़ा आसान है। अगला वाला करते हैं, क्या लिखा है, 1 क्लोरो 4 इथाइल, लास्ट में क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन और साइक्लिक का मतलब सारे कार्बन रिंग में जुड़े हुए हैं। तो साइक्लोहेक्सेन बनाना है मतलब एक शक्करपारा बना दो, क्योंकि हेक्सागन तो ऐसा ही बनता है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। ये जितने कार्बन है ये सब आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये क्या बना रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं। अब क्या लिखा है, 1 क्लोरो और 4 इथाइल। तो चूंकि 6 कार्बन रिंग में जुड़े हैं, जहां आपकी मर्जी पड़े उसको पहला मान लो। मेरी इच्छा हुई कि इसको पहला मान लिया तो यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पे लिखा था क्लोरो,
तो क्या हो गया 1 क्लोरो। अब ये 1 है, या तो काउंटिंग इधर से चला लो या काउंटिंग इधर से चला लो, तो 1 2 3, ये 4, और 4 पे कौन था, इथाइल। इथाइल क्या होता है C2H5, तो क्या बन गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आया समझ में। अगला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लिखा है हेप्टेन। तो हेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 आयोडो। तो यहां से मान लो या यहां से मान लो, तो इसको मैंने मान लिया, तो ये हो गया 3 आयोडो। अब लिखा है 4 TERT ब्यूटाइल। इसका मतलब होता है 4 पे ब्यूटाइल जुड़ा है, पर ब्यूटाइल कैसा है, टर्शरी टाइप का है। ब्यूटाइल कैसा है, टर्शरी टाइप का है। अब ये क्या होता है सर, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। तो देखो, अगर 4 कार्बन एक के साथ एक जुड़े हुए हों और उनमें सब पे हाइड्रोजन लगे हों, तो वो ब्यूटेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन हम कॉर्नर पे से निकाल दें, कहां से निकाल दें, कॉर्नर पे से एक हाइड्रोजन हमने माइनस कर दिया यहां से, तो इसको ब्यूटाइल कहा जाता है, और इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल। जब भी एन लिखा हुआ है मतलब सारे कार्बन एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल। बट अब ब्यूटाइल कैसा होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। टर्शरी का मतलब होता है कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हों। तो कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हों, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया। अब इसमें टोटल कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 को ब्यूट बोलते हैं। तो ये ब्यूटाइल कैसा हो गया, टर्शरी टाइप का। कैसा हो गया, टर्शरी टाइप का। तो यहां से ये जुड़ेगा, यहां से ये कार्बन, और जो कार्बन यहां जुड़ रहा है वो कैसा होना चाहिए, टर्शरी टाइप का होना चाहिए। तो ये कार्बन जुड़ा 3 और कार्बन से, तो ये 4 कार्बन मिलके क्या बना रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन है, सारी कार्बन की वैलेंसी किससे कंप्लीटेड है, हाइड्रोजन से कंप्लीटेड है। ठीक है, तो नाम क्या हो गया इसका, 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो 4 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन। अब ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर बना के जरा कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या होगा इनका स्ट्रक्चर। बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, CBSE में तो पूछे हुए ही हैं, साथ ही साथ ये आपके MP बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो इन 2 के स्ट्रक्चर बना के कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर जो है वो डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये था ओवरऑल हमारा आज इंट्रोडक्शन पार्ट और IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये पूरी होमवर्क शीट जो है ये सॉल्व करें। ठीक है, ये सारी होमवर्क शीट क्या करें, सॉल्व करके हमें बताएं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।